वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो अपनी योग्यता रखते हैं उनके लिए और अन्य जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। विद्यालयों में और महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में तो आगामी दिनों में विद्यालयों में जहाँ भी पोस्ट वैकेंट है, जहाँ शिक्षकों की कमी है, उसको दूर करने के लिए विद्या संबल योजना है वो लागू की जाएगी। और इसके लिए आज जो एक लेटर जारी हुआ है राजस्थान सरकार की तरफ से और जिसको सभी जिला कलेक्टर्स को संबोधित किया गया, यानी सभी समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान को संबोधित करते हुए लेटर जारी किया गया और जिसका विषय है कि विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अब क्या उद्देश्य है, कितना मानदेय मिलेगा, किस तरीके से चयन होगा, किन किन कार्यालयों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कहाँ कहाँ विद्या संबल योजना के अंतर्गत लोगों को लिया जाएगा। तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए और परिपत्र में निर्धारित प्रावधान के अनुरूप योजना का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए किया जाना है। अतः जो जिला कलेक्टर महोदय उनको ये निर्देशित किया गया कि जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र के में निर्धारित पात्रता, यानी क्या क्या पात्रता रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवश्यकता के आकलन क्या रहेंगे, मानदेय कितना मिलेगा, कार्य दायित्व क्या होगा, अभिलेख संधारण और अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए और किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन नहीं हो और लाभ योजना का जो लाभ है वो वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों तक समय पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें। अब इसके लिए क्या सिस्टम रहेगा, क्या आदेश रहेगा, तो ये तो आज जो जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है मुख्य सचिव महोदय की तरफ से समस्त जिला कलेक्टर महोदयों को और ये आप देख रहे हैं ये 18 तारीख आदेश है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात जो पहले एक परिपत्र जारी किया गया था वित्त विभाग की तरफ से विद्या संबल योजनाओं के संबंध में, उसी के अनुसार सारी कार्रवाई होगी। तो ये परिपत्र जानना बहुत जरूरी है और ये 30/3/2021 को जारी किया गया था परिपत्र और जिसका विषय था कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों जिसमें महाविद्यालय, विद्यालय यानी जो स्कूल्स है, कॉलेज है, आवासीय विद्यालय है और छात्रावास, इनमें विषय विशेषज्ञ जो भी अनुभवी व्यक्ति है उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब इस विद्या संबल योजना में क्या निर्देश हैं, तो पहली बात तो ये विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा और उसके अनुसार नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार करके एक या तो सीधे नियुक्ति होगी या पैनल बनाया जाएगा। उसके अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब को देखते हुए, यानी जो विभागीय नियम या भर्ती होती है जो भी विभाग द्वारा होती है, आरपीएससी या जिला सेवा बोर्ड द्वारा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इस कारण से अस्थायी रूप से विद्या संबल योजना के अंतर्गत शिक्षकों को लगाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या बात रहेगी, तो पहली है कि गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध ली जा सकेगी, यानी उसी विद्यालय में या कार्यालय में या उस संस्थान में होंगे जहाँ पोस्ट सैंक्शन है और विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का अवलोकन कर विभाग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी नियुक्त कर ये विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध करेगा। यानी अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है, स्वीकृत पद है और स्वीकृत में से खाली पद कितने हैं, उसी के अनुसार फिर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता, मान लो जैसे द्वितीय श्रेणी अगर साइंस का कोई पद खाली है तो उसके लिए ऐसा कैंडिडेट जो बीएड हो और साइंस उसके विषय रहा हो ग्रेजुएशन में वो पात्र होगा। उसी तरीके से अगर मान लो व्याख्याता का पद कहीं रिक्त है तो संबंधित विषय में पीजी हो और उसके पास बीएड की योग्यता हो, तो पात्रता रखने वाले जो भी सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थी, दोनों तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। या तो सेवानिवृत्त कार्मिक है वो भी हो सकते हैं और निजी अभ्यर्थी, यानी कोई भी जो स्टूडेंट या जो युवा है खास करके बेरोजगार है उनको भी इस बार बहुत अच्छा मौका मिलेगा अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है। अब इसमें क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, तो गेस्ट फैकल्टी या चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो या तो संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। यानी पहली बात तो संस्था प्रधान देखेंगे कि किस किस विषय के पोस्ट रिक्त है, पद रिक्त है। उसके बाद में पात्रता वाले यानी योग्यता रखने वाले जो भी अभ्यर्थी है उनमें से उनको सिलेक्ट करना है, जिसमें सेवानिवृत्त कार्मिक भी हो सकते हैं और निजी अभ्यर्थी भी हो सकते हैं। दूसरा एक तरीका तो ये होगा, दूसरा तरीका या जिला स्तरीय समिति के माध्यम से इनका चयन होगा। जहाँ मान लो कहीं विवाद की स्थिति है, ऐसा कुछ है, तो जिला स्तरीय कमेटी होगी, यानी जिला स्तरीय एक समिति बनेगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित कोई भी अधिकारी होंगे और इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का
यानी जैसे स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें तो विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी, जैसे मान लो विद्यालयों की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय या मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो भी है वो इसके नोडल होंगे और उन्हीं की देखरेख में या ये कमेटी काम करेगी। अब इसमें भी ये सीधी सी बात है कि शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व, हालांकि पूर्व का तो शैक्षणिक सत्र तो शुरू हो चुका है, अगस्त महीना चल रहा है, तो जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले, अब इसमें बार बार कहा गया कि योग्यता निर्धारित रखने वाले यानी जिस पोस्ट के लिए जो आदमी आवेदन करेगा उसकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। जैसे थर्ड ग्रेड के लिए योग्यता है तो वो होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए होनी चाहिए। अगर कॉलेज के लिए बात करें तो कॉलेज के लिए जो निर्धारित योग्यता है कॉलेज में पढ़ाने वाले के लिए वो योग्यता उनके पास होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो भी योग्यता वाले अभ्यर्थी होंगे उनसे ब्लॉकवार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और एक समिति के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्ताओं के अनुसार उसमें वरीयता सूची तैयार करेगी और वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं हैं वो वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। अब इसमें चयन समिति संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पे योग्य जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका एक पैनल तैयार करेगी और उसके बाद में प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध, यानी जैसे जहाँ भी एक पोस्ट रिक्त है उसके विरुद्ध में 3 यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जाएगा जिसमें वरीयता होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लो पहला ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे का मौका मिलेगा और दूसरा भी ज्वाइन नहीं करता है तो तीसरे को मौका मिलेगा। इस तरीके से प्रत्येक रिक्ति के लिए यानी प्रत्येक वैकेंट पोस्ट के लिए 3 अभ्यर्थियों का पैनल होगा और ये पैनल ब्लॉकवार होगा, यानी पूरे ब्लॉक के लिए पैनल बनेगा जिसमें विषयवार कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। अब बात करेंगे गेस्ट फैकल्टी के मानदेय की दर क्या रहेगी। तो अगर कोई युवा साथी चाहे वो रिटायर्ड हो या बेरोजगार हो अपनी योग्यता रखता है, थर्ड ग्रेड की योग्यता रखता है तो उसको 1 से 8 तक कक्षाओं में पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय दिया जाएगा और मासिक मानदेय अधिकतम होगा वो 21,000 रुपये होगा। इस तरीके से अगर सेकंड ग्रेड की कोई योग्यता रखने वाला व्यक्ति है, थर्ड ग्रेड की बात करें तो या तो एसटीसी या बीएड होना चाहिए या 12वीं उत्तीर्ण हो और एसटीसी हो या ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, कोई भी इन पात्रता वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए बीएड प्लस आपके सब्जेक्ट यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी है और फर्स्ट ग्रेड के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी आपके उस संबंधित विषय में आपके एमए एमकॉम एमएससी होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। तो उनके लिए 400 रुपये प्रति घंटा है और अधिकतम 30,000। सेकंड ग्रेड के लिए 350 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये मासिक है और अनुदेशक अगर कोई है तो उसके लिए 300 रुपये यानी 21,000 रुपये मासिक और प्रयोगशाला सहायक अगर कहीं वैकेंट पोस्ट है वहाँ लगाना है तो 300 रुपये प्रति घंटा और 21,000 रुपये अधिकतम महीने के मिलेंगे। अब बात करेंगे, ये तो होगी विद्यालयों की। अगर कॉलेज में यानी महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय में, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर कोई लगता है तो सहायक आचार्य के पोस्ट पर अगर लगता है तो उसके लिए 800 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 45,000 रुपये मासिक। सह आचार्य के लिए अगर कोई लगता है तो 1,000 रुपये प्रति घंटा मानदेय मिलेगा और अधिकतम महीने के 52,000 रुपये मिलेंगे। और आचार्य के लिए अगर कोई आवेदन करता है उसकी योग्यता पात्रता रखता है तो 1,200 रुपये प्रति घंटा और 60,000 रुपये प्रति अधिकतम मासिक है वो उनको दे होगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए सेवा लिए जाने तो विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कुछ जो भी आवेदन करना चाहेंगे उनसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा। शपथ पत्र क्या होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान होगा। यानी अगर वो काम करेंगे तभी इनको भुगतान मिलेगा। और रिक्त पद अगर मान लो भर जाता है, किसी भी पोस्ट के लिए कोई गेस्ट फैकल्टी लगा और वहाँ नियमित नियुक्ति हो जाती है राज्य सरकार के द्वारा तो व्यवस्था अपने आप वो समाप्त मानी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात कि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सर्जित नहीं होते, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग जैसे खास करके जो गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी वगैरह ये विषय माने जाते हैं, इनके लिए कोचिंग के लिए रिक्त पदों के संबंध में कोई बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रदान सीधे ही अपने स्तर से या उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए जो जिला लेवल की कमेटी में से उपलब्ध जो भी बजट है उस प्रावधान की सीमा तक, यानी जितना बजट है उसके अनुसार है वो, और बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। तो ये तो हो गया पूरे निर्देश। अब बात करेंगे कि आप जो भी अगर कोई देना चाहे तो शपथ पत्र उसको क्या देना पड़ेगा। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए अगर उपस्थिति देना चाहता है तो कार्मिक जो भी है उसको अपना शपथ पत्र देना होगा जिसमें मैं श्रीमती जो भी नाम है, पिता का नाम है, विभाग संस्था का नाम, मैं दिनांक इतने को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मैंने जो भी विभाग जैसे शिक्षा विभाग है या कॉलेज निदेशालय वगैरह जारी विज्ञापन जो उसको पढ़ लिया, अच्छी तरह से उसका प्रस्तुत किया और विज्ञापन में वर्णित जो भी शर्तें वगैरह है उनको मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है और ये कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का जो भी नियम है उसको अच्छी तरह से परिपत्र को पढ़ लिया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मेरे द्वारा आवेदन में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है, किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है और जो शैक्षणिक योग्यता है वो पर्याप्त है यानी वो वास्तविक है
और अगर यथा पहचान पत्र जैसे आवेदन पत्र अंकित हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जिसमें प्राप्तांक हो, निवास, जाति, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, ये सब सही है, कुल मिलाकर के जानकारी सही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त मूल अभिलेख और अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूट रचित यानी फर्जी वगैरह पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त किया जाता है, यानी उसको हटा दिया जाएगा। और जिला स्तरीय समिति के इम्पैनलमेंट से निर्मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध में नियमानुसार है विधिक कार्रवाई की जा सकती है, और इसके लिए मैं किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूँगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो लिख के देगा वो है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान संबंधित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा, और उल्लंघन करता हूं तो एक तरफा कार्रवाई होगी नहीं, उसको हटाया जा सकेगा। इस तरह की व्यक्ति को वो सहमति देगा, और जिला आवंटित होने के बाद में उस परिवर्तन की मांग नहीं करूँगा। तो ये इस तरीके से कुछ टॉपिक्स है या जो भी शर्तें हैं, उन शर्तों का आपको पालन करके नीचे आपको अपने साइन करने हैं। और सत्यापन है, इसका शपथ ग्रहीता ही वापस इसका सत्यापन करेगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इस तरीके का एक आपको शपथ पत्र है वो देना पड़ेगा। बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, उसके आधार पर जो भी मेरिट बनेगी उस मेरिट के अनुसार चयन किया जाएगा। 2 तरीके हैं, संस्था प्रधान अपने स्तर से भी कर सकते हैं, और मान लो कि ज़्यादा कैंडिडेट हो, विवाद की स्थिति हो, तो जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय जो भी समिति होगी वो समिति पैनल तैयार करेगी, उसके आधार पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति होगी। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में क्या विद्या सम्मेलन योजना है, किस तरीके से लागू होगी, अब कब से लागू होगी इसके बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है। आगामी दिनों में ये संभावना है कि लागू हो जाएगी। इसमें फ़िलहाल जो मैंने जो डिटेल्स है वही आपको बताइए, और ये पूरी PDF आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप इजीली इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।